गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आपने अभी तक देखा था, हमने यूनिट थर्ड स्टार्ट करी थी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। और बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स थी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, मार्कोव चेन का इंट्रोडक्शन, वो देखा था। और सिंगल स्टेप ट्रांजिशन देखी थी हमने प्रोबेबिलिटी। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो है मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या बताती है? ये हमने अभी तक एग्जाम्पल जो देखा था उसमें क्या था, दो ब्रांड्स के बीच में किसी एक ब्रांड को चूज करता था कस्टमर, और फिर आगे जाकर 1 साल में या 2 साल में अगर उसे चेंज करना हो वो ब्रांड को, तो उस केस के लिए हम क्या प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि 2 साल बाद एक पर्टिकुलर कस्टमर ए ब्रांड को चूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ए और बी में से वो बी को चूज करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इनिशियली कस्टमर ने ए ब्रांड को चूज करा और फिर आगे चलकर वो बी ब्रांड को चूज करेगा 2 साल बाद, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर हमारे को ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके केस में हम मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं मार्कोव चेन की। ठीक है, तो इसमें हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट आर नोट बी द इनिशियल प्रोबेबिलिटी वेक्टर है हमारा। ठीक है, स्टेट प्रोबेबिलिटी बोलेंगे इनिशियली जो रहेगी हमारी। एक R1 जो रहेगी वो 1 पीरियड के बाद जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 1 साल बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसी ब्रांड पे रहेगा या दूसरे ब्रांड पे स्विच करेगा। तो उसके लिए रिलेशनशिप है कि R1 इज टू R0 इंटू टीपीएम। टीपीएम क्या होती है हमारी, वो जो जैसे हमने विलेज वाला एक क्वेश्चन देखा था, विलेज वाले क्वेश्चन में देखा था कि सर्वे के अकॉर्डिंग कुछ डाटा हमारे को मिला था, उसमें विलेज में रहने वालों की प्रोबेबिलिटी थी, विलेज से सिटी में ट्रांसफर करने वालों की प्रोबेबिलिटी पता थी। तो वो हमारी क्या थी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और जो आर नोट है वो हमारे को इनिशियली बता रहेगा। जैसे क्वेश्चन में बोल सकता है आपसे कि इनिशियली आपका एक ब्रांड आपको दे दिया है, या एक प्रोडक्ट जो है, या एक कस्टमर जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो कर रहा है, तो इनिशियली आपको आर नोट दे दिया है। ठीक है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे दी है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे को वो बोलेगा कि 1 साल बाद वो सेम ब्रांड को फॉलो करेगा या दूसरे ब्रांड को फॉलो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो R1 निकालने के लिए हम उस R नोट का यूज करेंगे, और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमें गिवन रहेगी उसका यूज करेंगे। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स रहेंगी, R नोट भी मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगी, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यहाँ पर होगा। तो आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पता होना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं एक बेसिक एग्जांपल से आपको बता दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम। ठीक है, इसके अलावा इसको सॉल्व करने की ट्री मेथड भी होती है, वो भी देखेंगे। बट आपको दोनों मेथड इसलिए याद रखना है क्योंकि जो हम क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं वो आप ट्री मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर हम स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ही काम आएगी। ठीक है, तो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ट्री डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे को 2 साल बाद प्रोबेबिलिटी बतानी है उस स्टेट की कि वो कस्टमर उसी प्रोडक्ट को चूज कर रहा है या दूसरे प्रोडक्ट को चूज कर रहा है, तो उसे हम R2 से डिनोट करेंगे। तो R2 किसके बराबर हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू पी। ठीक है, तो R1 हमने अभी निकाला था, जैसे R1 इज इक्वल टू R0 इंटू टीपीएम या P। तो हम यहाँ पे R1 की जगह लिख देंगे R0 इंटू पी, और P ऑलरेडी है तो R0 इंटू पी स्क्वायर, जैसे भी निकालना चाहें। ठीक है, तो अगर इसे जनरलाइज फॉर्म में करें तो स्टेट प्रोबेबिलिटी आफ्टर n पीरियड निकालना हो तो वो क्या हो जाएगी, n-1 Rn-1 इंटू पी। ठीक है, अगर 1 के लिए निकालना थी तो इनिशियल वेक्टर का यूज करा, अगर सेकंड पीरियड के लिए निकालना थी तो फर्स्ट पीरियड वेक्टर का यूज करा। ठीक है, क्लियर है ये बेसिक थ्योरी। इसको एक न्यूमेरिकल से हम समझेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ये रहा हमारे सामने जो गिवन है। एक सर्टेन मार्केट दे रखा है, उसमें दो ब्रांड दे रखे हैं। ठीक है, ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड बी आर सोल्ड। गिवन दैट ए मैन लास्ट परचेज ब्रांड ए, there is 80% chance that he would buy the same brand in next purchase,
while if a man purchase brand B, there is 90% chance that his next purchase is brand B. Using the information develop transition probability matrix, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे बनाते हैं. सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमारा रहेगा, जो हम नई चीज हमने देखी है आज. सेकंड में क्या बोल रहा है, बी में वो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल परचेज ब्रांड बी आफ्टर 2 परचेसेस. मतलब समझ लीजिए आपने इनिशियली पार्ले जी बिस्किट खरीदा था, ठीक है. अब ये प्रोबेबिलिटी बताना है हमारे को कि पार्ले जी बिस्किट खरीदा है मैंने इनिशियली, अब 2 बार मैंने कुछ परचेस करा, तो ये इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं सेकंड टाइम में या जो सेकंड बार परचेस होगी मेरी उसमें मैं पार्ले जी ना बोट करते हुए 2020 बाय कर लूं, ठीक है, 2020 बिस्किट बाय कर लूं. तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल परचेस ब्रांड बी आफ्टर 2 परचेस इफ द कस्टमर इज करंटली परचेसिंग ब्रांड ए. इनिशियली उसने ब्रांड ए को परचेस करा था, ठीक है. 2 परचेस के बाद ये क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो ब्रांड बी को परचेस करे, ठीक है. तो ये क्या हो गया हमारा मल्टी स्टेप या मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है. मल्टी पीरियड बाद यानी कुछ पीरियड बाद जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना रहेगी कि वो स्विच करा है या नहीं उस पर्टिकुलर ब्रांड पे या सेम ब्रांड पे रहा है, तो उसके लिए हम मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करेंगे. क्लियर है. न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले उसमें क्या बोला है, डेवलप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाते हैं. ए और बी 2 ब्रांड हमारे पास हैं, तो ए बी और ए बी 2 रो और 2 कॉलम बनेंगे हमारे पास. ए से ए पर ही स्विच करेगा नेक्स्ट टाइम या ए को ही ऑप्ट करेगा. इनिशियली ए बाय कर रखा है, नेक्स्ट टाइम फिर ए को बाय करेगा. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे गिवन है 80% चांस दे रखा है कि लास्ट परचेज ब्रांड ए देयर इज 80% चांस दैट ही वुड बाय द ब्रांड इन नेक्स्ट परचेज, ठीक है. तो हमारे पास कितना दे रखा है 80%. तो इनिशियली ए बाय करा था, नेक्स्ट टाइम भी ए बाय करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 80% यानी 0.8, ठीक है. सिमिलरली बी इनिशियली बाय करा था और नेक्स्ट टाइम भी बी बाय करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 90%, ठीक है. तो बची हुई प्रोबेबिलिटी कितनी बची, 1 में से 0.8 माइनस करा तो 0.2 प्रोबेबिलिटी रहेगी, 0.2% यानी 20% कि इनिशियली ए को बाय करा और नेक्स्ट टाइम वो बी को बाय करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 20%. सिमिलरली इनिशियली बी को बाय करा और नेक्स्ट टाइम फिर वो ए ब्रांड को परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 10%. समझ में आ रहा है, क्लियर है. यस सर. यस सर. अब इनिशियली देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, अब जो सेकंड क्वेश्चन हमें करना है, पहला हमने कर लिया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स निकाल ली. अब नेक्स्ट बोला है उसने कैलकुलेट करिए कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल परचेज ब्रांड बी, यानी ब्रांड बी को वो परचेस करेगा 2 बार परचेस करने के बाद या दूसरी बार परचेस में, ठीक है. इनिशियली क्या बोला उसने कि इनिशियली हमारा जो कस्टमर परचेस कर चुका है वो क्या है, ब्रांड ए को परचेस कर चुका है, ठीक है. तो इनिशियली जो मैट्रिक्स बनाएंगे आर नोट, वो कैसे बनेगी, 2 ब्रांड है हमारे पास ए और बी, ठीक है. तो इनिशियली उसने बोल दिया है कि उसने ए ब्रांड को परचेस करा है, तो 100% प्रोबेबिलिटी हो गई ए परचेस की, गिवन है ये तो हमें. बी को उसने परचेस ही नहीं करा है, मतलब यानी 0 प्रोबेबिलिटी उस टाइम पे. तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमारे को मिली, वो क्या मिली 1 और 0. क्लियर है ये. 2 ब्रांड है हमारे पास ए और बी. इनिशियली उन्होंने क्या बोल दिया है कि इफ द कस्टमर इज करंटली परचेसिंग ब्रांड ए, अब एक ब्रांड ए परचेस कर रखा है उसने, तो ब्रांड बी को तो परचेस करेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए परचेस कितनी है 100 यानी 1 और बी की कितनी है 0, ठीक है. तो एक मैट्रिक्स ये बन गई हमारी आर नोट. नेक्स्ट हमारी जो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनी है ट्रांजिशन मैट्रिक्स पी, वो बनी है ये वाली 0.82, 0.1 और 0.9. तो 0.82, 0.1 और 0.9. आफ्टर 1 ईयर की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था R1 इज इक्वल्स टू आर नोट इंटू पी, ठीक है. तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है आर नोट इंटू पी. तो आर नोट हमारा क्या है 10 और पी क्या है 0.82, 0.1 और 0.9, ठीक है. अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आगे सॉल्व करने में आसानी रहे.
क्वेश्चन ये रहा हमारा, इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमने ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बना ली है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमारी R1 जो है हम वो निकाल रहे हैं कैसे, R0 इंटू पी। R0 हमारा क्या निकला, 1 0, ये हमने निकाला। P हमारे को गिवन है, P हमने कितना निकाला हुआ है, ये वैल्यू मैट्रिक्स हमारी P की गिवन है 0.8, 0.2, 0.1 एंड 0.9। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जिनको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते नहीं आता है उनके लिए बता रहा हूं मैं। बेसिक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम कैसे हम डिनोट करते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स में। 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2, मतलब दो रो हैं। तो पहला वाला सिंबल जो है वो रो के लिए है, सेकंड वाला सिंबल जो है वो किसके लिए, कॉलम के लिए। ठीक है, तो 2 रो और 2 कॉलम। अगर मैं बोलूं 1 रो और 2 कॉलम, तो वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये 1 रो हो जाएगी और 2 कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यूज लिख दो ए और बी यहाँ पर, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो करंटली मेरी ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, सिमिलरली मेरी सेकंड मैट्रिक्स जो है वो कौन सा ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 2, यानी 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो जब भी दो मैट्रिक्स के बीच में ए और बी मैट्रिक्स के बीच में प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उनके बीच में तभी प्रोडक्ट हो सकता है जब पहली वाली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ठीक है, तो जो हमारे को फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी सी, वो मिलेगी m क्रॉस n, मतलब नंबर ऑफ रोज फर्स्ट वाली के रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली के उसमें रहेंगे। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, आपसे हर कोई सा भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, कैसे होनी चाहिए वापस देख लेते हैं। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो है उसके जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड वाली मैट्रिक्स जो है उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं दोनों सेम होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं, जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज, दोनों क्या होना चाहिए, सेम, तब उनका प्रोडक्ट होगा। और जो हमारे को मैट्रिक्स अब मिलेगी उसका क्या ऑर्डर होने वाला है, 1 क्रॉस 2, फर्स्ट वाली का रो सेकंड वाली का कॉलम, ये दोनों मिलकर बताएंगे हमारे को कि दोनों टोटल उसकी ऑर्डर फाइनल क्या होने वाला है। ये फाइनल ऑर्डर क्यों हमारे को जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट में फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, अब 1 क्रॉस 2 फॉर्म में, मतलब हमें दो पोजीशन पे वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी फर्स्ट, एक रो मिलेगी और 2 कॉलम मिल रहे हैं, मतलब 2 जगह वैल्यूज मिलेंगी, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स मिलेगी हमें। ठीक है, अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का सेकंड वाली से करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे प्रोडक्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, और दोनों को प्लस कर देंगे। 1 इंटू 0.8 प्लस 0 इंटू 0.1, तो 1 इंटू 0.8 प्लस 0 इंटू 0.1, ये पहली वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू 1 इंटू 0.2, 1 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.9 प्लस 0 इंटू 0.9। ठीक है, तो यह हमारी मैट्रिक्स मिली। हमारे को क्या मैट्रिक्स मिलेगी, 1 क्रॉस 2 की, एक रो रहेगी 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। ठीक है, ये आ गई हमारी R1 की वैल्यू। समझ में आया है प्रोडक्ट कैसे करते हैं, किसी को डाउट? चलिए, अब R2 निकालना है हमारे को, दो परचेज की बोला उसने, दो परचेज बात बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो सबसे पहले R1 से हमें क्या पता चल रहा है ये देख लेते हैं। दो वैल्यूज मिली है, ये दो प्रोडक्ट के लिए मिली है हमारे को, दो ब्रांड के लिए, ए और बी के लिए। ठीक है, यही मान के चले थे शुरू से हम। 1 वैल्यू हमने किसके लिए ली थी, ए के लिए, और बी के लिए क्या ली थी, 0 वैल्यू। तो जो वैल्यू रेस्पेक्टिव आएंगी वो ए और बी के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है कि आफ्टर फर्स्ट पीरियड या फर्स्ट ईयर या फर्स्ट पीरियड जो भी है, या फर्स्ट परचेस के बाद हमारे को क्या पता चला कि ए ब्रांड को बाय करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी, ए को बाय करने की प्रोबेबिलिटी या ए ब्रांड पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% आफ्टर फर्स्ट बाय।
ठीक है, और बी पर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। ठीक है, ये पता चला हमें। क्लियर है? फर्स्ट परचेज के बाद हमें पता चला, ये जो मैट्रिक्स मिली इससे क्या पता चला कि ए ब्रांड पर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 80% उस कस्टमर की। इनिशियली क्या था, वो ए पर ही गया था, और नेक्स्ट टाइम वो ए पर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी है, 80%। और बी पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 20%। ठीक है, अब सेकंड परचेस पे देखते हैं कि R2 में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, R1 इंटू पी। R1 की वैल्यू कितनी आई है, 0.8 और 0.2। ठीक है, और P की वैल्यू क्या थी हमारी, जो शुरू से है वही रहेगी, 0.8, 0.2, 0.1 और 0.9। वापस हम प्रोडक्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम प्रोडक्ट, रो को लेते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ और प्रोडक्ट करते हैं इंडिविजुअल का और प्लस कर देते हैं, 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.1। तो 0.8 इंटू 0.8 प्लस 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम को लिया तो रो इंटू कॉलम, 0.8 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.9। ठीक है, 0.8 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.9। वैल्यू निकालते हैं, क्या आ रही है, 0.64 प्लस 0.2, 0.02। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 0.16 प्लस 0.18। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.66 और 0.34। ये आपकी वैल्यू आ गई R2 की। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारे को, फर्स्ट वाली वैल्यू है ए के लिए, सेकंड वाली है बी के लिए। तो आफ्टर टू परचेस, आफ्टर सेकंड परचेस क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है कि हमारा जो ए ब्रांड को बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 66%, और बी को बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 34%। क्लियर है, समझ में आ रहा है? Yes. इसमें देखिए एक और चीज नोटिस करने वाली है, क्वेश्चन में आपसे बोल सकता है कि बताइए कि आफ्टर सेकंड परचेस कस्टमर की लॉयल्टी किस तरफ है, किस ब्रांड की तरफ है, ए की तरफ या बी की तरफ। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है जिसका परसेंटेज ज्यादा है उस तरफ कस्टमर की लॉयल्टी ज्यादा रहेगी। ठीक है, या कस्टमर उस तरफ लॉयल रहेगा उस ब्रांड को लेकर। ठीक है, तो आफ्टर टू परचेस अगर मैं पूछूं कि किस ब्रांड को लेकर मेरा कस्टमर लॉयल है, तो ब्रांड ए को लेकर वो लॉयल है। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। आफ्टर टू परचेस हमने प्रोबेबिलिटी निकाली इसकी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। एनीबॉडी, कुछ भी डाउट? अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ द कस्टमर इज करेंटली परचेसिंग ब्रांड बी, ही विल परचेज ब्रांड ए 3 परचेज फ्रॉम नाउ। मतलब ये बताना है हमारे को, दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन दोनों में फाइंड यही करना है हमारे को। क्या, पहले वाले में बोला उसने कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल परचेज ब्रांड बी, ब्रांड बी परचेस करने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो जो हमने निकाले प्रोबेबिलिटी वो कितनी आई, 34% प्रोबेबिलिटी आई ब्रांड बी को परचेस करने की आफ्टर सेकंड परचेस। अब उसने बोला है सेकंड वाले क्वेश्चन में, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ द कस्टमर करंटली परचेसिंग ब्रांड बी, इनिशियली वो ब्रांड बी को परचेस कर रहा है, ठीक है, और ही विल परचेस ब्रांड ए 3 परचेस फ्रॉम नाउ, 3 परचेस करने के बाद वो ब्रांड ए को परचेस करेगा, तब उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी ये पूछा है उसने। ठीक, तो अब हम ब्रांड बी के लिए इनिशियल मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इनिशियल मैट्रिक्स क्या बनेगी, आर नोट इज इक्वल्स टू, दो ब्रांड ए और बी लेके चल रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनिशियली क्या बोला उसने कि बी को परचेस कर रखा है, तो 0 1। ठीक है, ये बनेगी मैट्रिक्स। और जो दूसरी मैट्रिक्स हमारे को गिवन है पी मैट्रिक्स, वो हमारी सेम रहेगी, 0.8, 0.2, 0.1 एंड 0.9। ठीक है, नेक्स्ट R1 निकालेंगे हम,
तो R0 इंटू पी करेंगे, ठीक है। R2 निकालेंगे तो R1 इंटू पी करेंगे, और R3 निकालेंगे तो R2 इंटू पी करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों बार हम क्या करेंगे, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके वैल्यू, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, आपको कुछ नहीं करना है। R1 निकालने के लिए R0 इंटू पी करना है, उससे कुछ वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का आप R1 में वैल्यू रखेंगे, वो फिर R2 निकालने के लिए R1 इंटू पी करेंगे, फिर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होगा, फिर R3 निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सोल्व करना है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो हमने इनिशियल सोल्व करा है अभी, ये वैल्यू सोल्व करी हमने, R2 निकाला, ये हम ट्री डायग्राम का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें कहाँ निकालना था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर को R2 निकालना था, ठीक है, यानी n इज इक्वल टू 2 तक। हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, बस 0.8, 0.2, 0.1 और 0.9, ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। बस इसी मैट्रिक्स का यूज करके हम ट्री डायग्राम से सॉल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो हमने पिछले उसमें निकाला, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ट्री डायग्राम से करके दिखा रहा हूँ आपको, सेकंड वाले बी को, ठीक है। तो हमें R3 तक निकालना है, n इज इक्वल टू 3 तक, ठीक है। अब इनिशियली हमारे को क्या बोला उसने कि प्रोडक्ट बी बाय कर रखा है, ठीक है। तो मैं बी प्रोडक्ट से स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास दो प्रोडक्ट है बस। अब अगर इनिशियली n इज इक्वल टू 0 पे मैंने बी बाय कर रखा है, तो n इज इक्वल टू 1 पे मैं ए भी बाय कर सकता हूँ और बी भी कर सकता हूँ। मेरे पास क्या चॉइस है बी के बाद बाय करने के लिए, ए और बी, ठीक है। कब, n इक्वल टू 1 पे, ठीक है। सिमिलरली अब n इक्वल टू 2 पे मेरे पास वापस से दो चॉइस हो गई। अगर मैंने ए लिया होता तो फिर नेक्स्ट चॉइस में मैं ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी ए भी ले सकता हूँ और बी भी ले सकता हूँ, ठीक है। ये n इक्वल्स टू 2 पर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, n इक्वल्स टू 3 तक। तो फिर मैंने अगर a चूज करा तो फिर मैं a चूज कर सकता हूँ या b चूज कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर b करा होता मैंने तो a कर सकता हूँ और उसमें से b कर सकता हूँ। दो ही चॉइस है मेरे पास। सिमिलरली इसमें भी a या फिर b, और यहाँ पर भी a या फिर b। समझ में आया ट्री डायग्राम कैसे बना? यस सर। यस सर। जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखूंगा मैं। मुझे गिवन था कि मैंने बी ब्रांड को परचेस करा है। अब नेक्स्ट टाइम परचेस करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, ए या बी। तो मैंने दो यहाँ से ब्रांचेस निकाली, ठीक है। अब अगर मैंने ए को परचेस करा तो फिर ए से भी मेरे पास दो चॉइसेस बन जाती हैं कि नेक्स्ट टाइम में क्या परचेस करूं, ए करूं या बी करूं। सिमिलरली बी से भी मेरे पास दो चॉइसेस बन जाती है, ए या बी। फिर उसके बाद वापस ए के लिए हमारे पास दो चॉइस बनती है, बी से भी हमारे पास दो चॉइस, नेक्स्ट वाले ए से भी दो चॉइस, बी से भी दो चॉइस, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वाला है उसमें ये जो मैट्रिक्स बनी हुई से वापस बना देता हूं इधर, ए बी ए एंड बी, ठीक है। 0.8, 0.2, 0.1 एंड 0.9। इनिशियली ए परचेस है और नेक्स्ट टाइम भी ए परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। सिमिलरली इनिशियली बी परचेस करा है और नेक्स्ट टाइम भी बी परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.9, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करने वाले हैं। इनिशियल बी परचेस करा है और नेक्स्ट टाइम ए परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इनिशियल बी परचेस करा है और नेक्स्ट टाइम ए परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.1, ठीक है। सिमिलरली इनिशियली बी परचेस करा और नेक्स्ट टाइम बी परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इनिशियल बी परचेस करा, नेक्स्ट टाइम भी बी परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो यहाँ पे लिख दिया 0.9, ठीक है। नेक्स्ट वाले उसमें इनिशियल ए परचेस, अब ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया। इनिशियल ए परचेस करा और नेक्स्ट टाइम भी ए परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इनिशियल परचेस करा और नेक्स्ट टाइम भी ए करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो यहाँ पे लिख दिया 0.8। फिर इनिशियल ए परचेस करा और नेक्स्ट टाइम बी करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी, इनिशियल ए करा नेक्स्ट टाइम बी करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2। तो यहाँ पे लिख दिया 0.2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 0.8। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनिशियल ए परचेस करा नेक्स्ट टाइम बी परचेस करेगा, इनिशियल ए नेक्स्ट टाइम बी, तो 0.2, ठीक है।
सिमिलरली बी परचेस करा इनिशियली और नेक्स्ट टाइम ए परचेस करेगा, इनिशियल ए और नेक्स्ट टाइम बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। इनिशियल ए और नेक्स्ट टाइम बी परचेस करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। सिमिलरली यहाँ पर जो इनिशियली वैल्यू लिखी है बी से ए के लिए, बी से ए के लिए वैसे ही वैल्यू लिखते जाइए आप बस, ठीक है। बी से बी के लिए क्या वैल्यू लिखी है 0.9, तो वही 0.9। ए से ए के लिए वैल्यू क्या लिखी है, ए से ए के लिए 0.8, तो 0.8। ए से बी के लिए कितनी लिख रखी है, ए से बी के लिए लिखी है 0.2, तो 0.2। बी से ए के लिए कितनी लिखी है, बी से ए के लिए 0.1, बी से बी के लिए 0.9। तो ये हमारा ट्री डायग्राम कंप्लीट होगी। समझ में आया ये वैल्यूज कैसे लिखी? किसी को कोई डाउट? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर उसे अच्छे से ध्यान से देखना है अपनों को, ठीक है। एक मिनट अटेंडेंस मार्क कर लूं मैं आपकी। चलिए अब इसमें देखिए, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्टर 3 परचेज मार्केट शेयर ऑफ बी ए कितना रहेगा। ए का पता करना है आफ्टर 3rd परचेज, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको ट्री डायग्राम देखना है। उसमें वैल्यूज जो आप देखिए, 3rd परचेज कहाँ पे हो रहा है, n = 3 पे, तो वहां पे जो जो ए दे रखा है उसे टिक मार्क कर लीजिए। ये पहला ए, सेकंड ए, फाइनल जो ए मिल रहा है उसे मार्क करना है बस, ठीक है। ये ए और ये वाला ए, ठीक है। इन सब ए को मार्क कर लिया। तो फर्स्ट वाला ए जो दिख रहा है, यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे कितने वैल्यूज की जरूरत पड़ी, उन सब का प्रोडक्ट करेंगे। 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 0.1 इंटू 0.8 इंटू 0.8 प्लस नेक्स्ट वाले ए तक पहुंचने के लिए मुझे इनिशियली कहां से कहां तक आना पड़ा, 0.1, 0.2, 0.1। तो यहाँ पर वही करेंगे 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.1। नेक्स्ट वाले ए तक पहुंचने के लिए 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.8, तो 0.9 इंटू 0.1 इंटू 0.8 प्लस लास्ट वाले ए तक पहुंचने के लिए 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.1, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.1। इसका प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पर। क्या वैल्यू आ रही है निकाल के देखिए, प्रोडक्ट करिए। पॉइंट 219, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमारा कि आफ्टर 3 परचेज जो मार्केट शेयर होने वाला है ब्रांड बी का या फिर ब्रांड ए का, या वो ब्रांड ए को परचेस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होने वाली है, 21.9%। अगर आप ये सॉल्यूशन उस मैट्रिक्स फॉर्म से भी करेंगे, अगर आप ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स फॉर्म से भी करेंगे तो भी आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। आप इससे करके देखिएगा, ये वाली मेथड से जो मैट्रिक्स ही बताई थी मैंने, उस मेथड से आप करके देखिएगा। R0 इंटू पी, R1 इंटू पी और R2 इंटू पी, आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। समझ में आया फिर ये ट्री डायग्राम वैल्यू कैसे निकाली? यस सर, सर ये वाले मेथड से इजी है ना सर, मतलब शॉर्ट है सर ये डायरेक्ट। हाँ ये शॉर्ट है, आप इससे कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स वाली मेथड भी याद होना चाहिए, क्योंकि हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टेडी स्टेट वाला, आपका एक और टॉपिक है स्टेडी स्टेट ट्रांजिशन, उसमें आपको ये वाली मेथड अप्लाई नहीं होती है, उसमें केवल प्रोडक्ट वाली अप्लाई होती है, इसी का यूज करके वैल्यूज निकलती है उसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे
2 ट्रांजिशन या 3rd ट्रांजिशन पूछा है, 2 परचेज बाद 3 परचेज बाद बोला है, तो डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं और स्टेडी स्टेट के लिए आप प्रोडक्ट वाली मेथड लगाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? एनीबॉडी, कुछ भी डाउट? हमने जो इनिशियली वाला सॉल्यूशन करके देखा था, ये वाला, इसको भी हम एक बार ट्री डायग्राम से करके देखते हैं कि वैल्यू सेम आ रही है या नहीं हमारी। ठीक है, तो फाइनल वैल्यूज हमारी क्या आई थी, 66 और 34। ट्री डायग्राम बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, बस कि इनिशियली स्टार्ट किससे कर रहा है, वो ए से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और ये वाली मैट्रिक्स चाहिए हमारे को, बस ए बी ए बी। ठीक है, 0.8, 0.2, 0.1, 0.9। अब इनिशियली स्टार्ट कैसे करा उसने, ए से, ए को परचेस करा था इनिशियली। ठीक है, n इक्वल्स टू 0 पे हमें 2 परचेस तक जाना है, तो ए नेक्स्ट परचेस में या तो ए भी बाय कर सकता है या बी भी बाय कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट परचेस में ये n इक्वल्स टू 1 पे आया, सेकंड परचेस में ए बाय कर सकता है या बी बाय कर सकता है। सिमिलरली इधर भी ए बाय कर सकता है या बी बाय कर सकता है। ठीक है, अब हमें किसका वैल्यू निकालनी थी, सेकंड परचेस के बाद बी के लिए वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बी को मार्क कर लेंगे, ये 2 जगह बी है हमारे। वैल्यूज लिख लेंगे हम यहाँ से, ए से ए को परचेस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, ए से ए को परचेस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.8। सिमिलरली ए से बी को परचेस करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी से ए पे जाने की, अभी ए से बी पे जाने की, ए से बी पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, बी से ए पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1, और बी से बी जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.9, तो 0.9। हमें पता करना है सेकंड परचेस के बाद बी बाय करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं हम। बी तक पहुंचने के लिए क्या लगा, 0.8 इंटू 0.2, 0.8 इंटू 0.2, प्लस यहाँ पे बी तक पहुंचने के लिए क्या लगा, 0.2 इंटू 0.9, 0.2 इंटू 0.9, तो कितना हो गया 0.16 प्लस 0.18, तो वैल्यू आएगी 0.34। यही वैल्यू आई थी हमारी बी के लिए ऊपर जब हमने सॉल्व करा था, 34%, यहाँ पर भी 34%। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्री डायग्राम को यूज करते हैं जब हमें फर्स्ट परचेस या मल्टी पीरियड प्रोबेबिलिटी निकालना हो। लेकिन स्टेडी स्टेट के केस में आपको ये जो प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स है उससे ही सोल्व करना पड़ेगा, ट्री डायग्राम उसमें काम नहीं आता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टी पीरियड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करके भी और ट्री डायग्राम से भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेडी स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखेंगे, वो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है बहुत जल्द हमारी है, टाइम इसमें बस होने वाला है। सर फाइनल एग्जाम में अपने सब्जेक्ट का ओरल नहीं होगा ना सर? प्रैक्टिकल होगा ना ओरल, ओआर का भी ओरल होगा। बस सर उसमें तो सबका मेंशन oral होगा। सब्जेक्ट ओरल नहीं होगा सर। नहीं, मेरे पास तो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि ओआर का भी ओरल होगा। आप एक बार क्लास कोऑर्डिनेटर से और कंफर्म कर लीजिएगा। सर किस टाइप के क्वेश्चन मतलब आप पूछ सकेंगे, मतलब पूछेंगे? इन जनरल बस ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली रहेंगे, मतलब जैसे अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही शो कर दिया करूंगा, ऐसी मैट्रिक्स वगैरह, या फिर ऐसे ही बस ऐसे दोनों शो कर दूंगा परसेंटेज ए और बी के, फिर आपसे पूछूंगा कि बताइए ये सेकंड परचेस के बाद कस्टमर की लॉयल्टी किस ब्रांड पे ज्यादा आपको पता चल रही है या किस ब्रांड पे लॉयल्टी आपको दिख रही है। तो बस ऐसे ही सामने आपको देख के बताना रहेगा सर ए ब्रांड पे या बी ब्रांड पे, जो भी आंसर आपको लगे। सोल्व नहीं कराने वाला मैं सब आपसे कुछ भी, जो सोल्व रहेंगे क्वेश्चंस उन्हें दिखाकर बस उनके उस पे क्वेश्चन पूछूंगा कि ये स्टेप क्यों आई है, इस स्टेप का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, बस ऐसी चीजें। ठीक है, और आपके जो एमएसटी क्वेश्चंस रहेंगे उन्हें आप देख लीजिएगा, उनसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे ज्यादा
अलग नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेडी स्टेट स्टार्ट करेंगे। और अगर कुछ क्वेरी हो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिएगा ये। अगर कुछ क्वेरी हो तो फिर डाउट पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.